Hello, everyone. Thank you so much for joining for this amazing conversation with Mr. Shailendra Sharma. और शैलू भैया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग फॉर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट. आई रिमेम्बर पहले भी आपके साथ में जो दो हमारे एपिसोड हुए हैं विच गॉट रियली वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम अवर द इंडस्ट्री पीपल. स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा हमारा जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कंप्लीट पूरी की पूरी इंडस्ट्री है. और शायद मेरा और आपका आपका और बहुत ज़्यादा इससे गहरा रिश्ता है. तो आज हम बात करने वाले हैं कि अभी रिसेंट जो चेंजेस हमने देखे हैं कि जो डीजीएचएस ने जो मेडिकल रैप को बैन किया है विजिटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल. और ये अपने आप में इतनी बड़ी खबर है कि जब मैंने ये देखा तो मुझे बड़ा सा धक्का सा लगा और समझ में नहीं आया कि ये बेसिकली ये डिसीजन क्यों लिए जा रहे हैं. और इस बारे में चलो भैया आपके जो जो थॉट प्रोसेस हैं, आपके जो विचार हैं, बिकॉज आप वो हैं जो कि बहुत सारे लोगों के साथ में काम करते हैं, गवर्नमेंट की बॉडीज के साथ में काम करते हैं और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में काम करते हैं. और साथ ही साथ में हमारे जो देश के जो यूनियंस है, स्पेशली जो लेबर यूनियन है, जो मेडिकल रेप की जो यूनियंस है, उनके साथ में काम करते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद शैलू भैया फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस पॉडकास्ट. ओवर टू यू. Thank you, Pankaj. Let me once again congratulate you. You are doing a fantastic work, particularly in the segment of the podcast. And I've seen some are very interesting your conversations in all, with the versatile subject matters. In all the aspects related to the day-to-day activities of the human being. You are exploring yourself quite a lot. Let me congratulate you. This way, actually, you are serving up to a great extent to the common people, particularly those who has very limited time to study, very limited time to know the things. You are helping them quite a lot, particularly the people those who are working in metro cities. And yes, of course, your podcast and your channel is also becoming popular day by day. Let me congratulate you. Then I will come to the subject matter. जी. जो आपने जिस डीजीएचएस के सर्कुलर का यहाँ पे हवाला दिया है, जिसके माध्यम से उन्होंने मेरे को ख्याल से 28 तारीख को 28 of May they have issued a circular. She has issued a circular. तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं डॉक्टर सुनीता शर्मा, उनका ये सर्कुलर है और इस आदेश ही है ये जी और गवर्नमेंट का ऑर्डर है. और इस ऑर्डर के माध्यम से उन्होंने ये ताकीद किया है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको कि उन अस्पतालों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का प्रवेश को पर रोक लगा दी जाए पूरी तरह से और उनकी एंट्री को बैन लगाया जाए. उन्होंने उस आदेश के अंदर कुछ और भी बातें लिखी है जिसमें ये कहा गया है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिस प्रकार से डॉक्टर के साथ में संपर्क करते हैं, उनको लालच देते हैं, अल्योर करने का प्रयास करते हैं और उसी वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस बढ़ रही है. इसके अलावा एक चीज का यह हवाला दिया है कि उस पर रोक लगेगी. उनका ये कहना था जो नेक्सस है, देयर इज अ लॉट ऑफ द मीडिया press, they are using this word, the nexus between the pharmaceutical companies and the doctors, and the key role has been played by the medical representatives. That is what they are saying now. They are propagating. Apart from this, one more thing it was there in that order. They are saying that because of the interview, the doctors are busy in giving interview to medical reps, so the patients remain untreated. So that is what one particular thing that they have written to gain the popularity and to gain the sympathy from the patients. मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही बात में जो लिखी गई है वो सत्यता से परे हैं और जिस बारे में लिखी भी गई है और उसको प्रोपोगेट भी किया जा रहा है और मीडिया के माध्यम से उस चीज को आगे भी बढ़ाया जा रहा है. तो उसको लेकर के जो भी बात बोली जा रही है उसमें कोई सत्यता उतनी नहीं है जितनी कि उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. एक चीज. दूसरा मसला यह है
कि ये पूरा का पूरा जो मामला उस वक्त खड़ा हुआ है जब हमारा जो संगठन है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का, जिसका की नाम है फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आई एम वन ऑफ द नेशनल सेक्रेटरी ऑफ FMRI। कई सालों से FMRI काम कर रहा है इस सेगमेंट के अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हितों के लिए, और खास तौर से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो दवाई से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ड्रग रिलेटेड इश्यूज है, उसको हम पब्लिक के हित में बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। और उसी के तहत हमने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी कि दवाइयों के जो सेल्स के प्रमोशन कंपनियां जिस प्रकार से कर रही है उनके ऊपर कुछ लगाम कसनी चाहिए, कुछ कानून बनना चाहिए। और उसके फलस्वरूप पिछले साल से केंद्र की सरकार के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने यूनिफॉर्म कोड ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिसेस UCPMP लागू किया है, जिसको और सख्ती से लागू करने की जरूरत है। तो इसको लेकर के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो मालिकान है, जो इंडस्ट्री का लॉबी है पूरा का पूरा, वो काफी नाराज है हम लोगों से भी, क्योंकि बेसिकली ये जो ब्रेन चाइल्ड है, ये तो दवा कंपनियों का ब्रेन चाइल्ड है कि इस टाइप की मार्केटिंग करना है। वी आर एक्चुअली फेलिसिटेटर, हम लोग तो खाली वो जो कहते हैं वो हम जाकर के प्रमोट करते हैं जी। तो वो भी एक मुद्दा है। और ये मसला इसलिए पैदा हुआ कि बहुत तेजी के साथ में इसके पहले सरकार ने जेनरिक मेडिसिन के बारे में भी आदेश निकाला, जो बाद में आपको याद होगा इलेक्शन के समय की बात है, उसके बाद वापस भी लिया गया। तो फिर से मैं आऊंगा इस आदेश के ऊपर जो डॉक्टर सुनीता शर्मा ने निकाला है। हमने ऑलरेडी संगठन की तरफ से उनको कम्युनिकेट कर दिया है सारी चीजें, और फिर से हम इस बात को आपके माध्यम से यहाँ पर रखना चाहते हैं कि इस देश के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कई प्रकार के कानून लागू होते हैं, और जो सेल्स प्रमोशन का जो काम होता है, और इस सेल्स प्रमोशन के काम के तहत मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जाकर के डॉक्टर के साथ में जो भेंट करते हैं, मिलते हैं, उनसे विजिट करते हैं, वो भी उस कानून का एक पार्ट, उस कानून के तहत ये सब काम पूरा का पूरा होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि ड्रग एंड मैजिक, ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जो 1940 में देश के अंदर बना था, उसने ये अधिकार दिए थे कि दवा की जो कंपनियां हैं या कॉस्मेटिक कंपनियां हैं वो अपने उत्पाद बनाएंगी, they will manufacture the goods and they have the right to manufacture the good and sell। वो अपने प्रोडक्ट बना करके उनको बेचेंगे। और दवा, खासतौर से मेडिसिन जो कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसके लिए जो कानून है उसमें काफी संजीदगी और सख्ती बरती गई। अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दवा कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, और ये दवा कंपनियों का अधिकार होता है कि वो अपनी दवाइयों का उत्पादन करें। अब यह आया कि जब उत्पादन हो गया दवाइयों का, तो वो मार्केट में कैसे बिकेगी, तब ये कानून बना था। इसका नाम है मैजिक रेमेडीज एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट, मैजिक रेमेडीज एक्ट। इसका नाम मैजिक रेमेडीज एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसको पूरा जो नाम है वो है द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ब्रैकेट में आता है ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट। 1954 में कानून बना, जिस कानून ने ये बताया कि आप दवाइयों के प्रचार के लिए, उनको एडवर्टाइज करने के लिए क्या कानून है, और किन कानूनों के तहत आप दवाइयों का प्रचार कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, और किन को कर सकते हैं, ये भी लिखा हो, किन को कर सकते हैं ये भी लिखा हो। अब ये जो कानून बनने के बाद में उसी कानून में ये लिखा गया कि फॉर एडवर्टाइजिंग द मेडिसिनल प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट कैन बी एडवर्टाइज और कैंपेन और प्रमोटेड to the registered medical practitioner only, or the chemist, pharmacist, those who are having the pharmacist license। So there are certain product जो कि OTC सेल्स में या जो ओवर द काउंटर सेल में या जिनको फार्मासिस्ट को देने का अधिकार होता है, उनको, उनके लिए केमिस्ट को पास जाके एडवर्टीजमेंट करते हैं FMCG वाले। और जो दवाइयां हैं, खासतौर से जो प्रिस्क्रिप्शन वाली है, ऑन प्रिस्क्रिप्शन मिलने वाली दवाइयां हैं जी, उन दवाइयों को प्रमोट करने के लिए ये नियम है कि वो केवल सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को प्रमोट किए जाएंगे। अब कैसे प्रमोट किए जाएंगे, तो उन्होंने लिखा है कि लिटरेचर के माध्यम से प्रमोट किए जाएंगे, डिटेलिंग के माध्यम से प्रमोट किए जाएंगे, और इसके लिए उनको मेडिकल डिटेलर का
अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, नियुक्ति करना पड़ेगी। तो ये जो मेडिकल डिटेलर्स हैं, ये जाकर के डॉक्टर्स को अपनी दवाइयों को प्रचार करेंगे। अब इसके शैलेंद्र बाद भैया, ये मुझे याद आता है कि ये जो बहुत अच्छी बात बताई आपने। मुझे जो याद आता है कि जो इंटीरियर में, माइक्रो इंटीरियर में वो जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जो BUMS हम लोग उसको बोलते हैं ना, बीम बेम बूम जो बोलते हैं, BEMS BUMS, और बहुत सारे RMP डॉक्टर्स हैं। और अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं, बड़ी कंपनियां इवन, और जो भारतीय कंपनियां हैं, उनका मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस उनके डिस्पेंसिंग से आता है। तो वहां पर ये जो रूल्स आपने बताया कि ये बहुत बाद में आकर के अभी ये जो लागू हुआ है, तो अगर आप देखें इसको ध्यान से कि यहाँ पर एक जमाने में जो हम तो आपसे किस्से सुनते थे, जो हमारे सीनियर से किस्से सुनते थे कि भाई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब डॉक्टर के पास में द मोस्ट रेपुटेड पर्सन, और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो एक रिस्पेक्ट और रेपुटेशन हुआ करती थी सोसाइटी में, कम्युनिटी में और मेडिकल फेटर्निटी में, वो बहुत ही बिल्कुल डिस्टिंक्टिव हुआ करती थी। और धीरे 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 जो डिटीरियोरेशन आता गया, और आज की तारीख में अभी जो कंपनी है वो देखती नहीं है क्वालिफिकेशन की, BA है, BSc है, BCom है। इवन आई वाज शॉक्ड टू सी कि कुछ लोग 12th पास करके भी मेडिकल रिप बन रहे हैं। तो ये एक कारण है, या ये बेसिकली जो ओवरऑल जो जो चेंजेस जो यहाँ पर ये हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ द ओवरऑल डिटीरियोरेशन इन द क्वालिटी के जो पैरामीटर, जो गुणवत्ता होती थी एक मेडिकल रेप की, जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन डिस्कशन जिसका डॉक्टर इंतजार करते थे कि यार जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट या ड्रग टू ड्रग कंपैरिजन, एटलीस्ट समथिंग यू कैन शेयर समथिंग विद द डॉक्टर विच दे आर नॉट अवेयर ऑफ। और जो अवेयर भी है तो करेक्ट इंफॉर्मेशन जो होती थी, जिससे एक रिस्पेक्ट और रेपुटेशन होती थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाइवर्ट हुई है पिछले कुछ सालों में। मैं आपसे जानना चाहूंगा शैलू भैया। या वेरी 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 करेक्टली यू हैव सेड सो। ये तो डिटोरेशन तो आया है प्रोफेशन के अंदर। इट वाज एक्चुअली मार्केटिंग ओरिएंटेड प्रोफेशन व्हिच इज ओवर अ पीरियड इट इज चेंज टू द सेल्स ओरिएंटेड प्रोफेशन। केवल सेल्स सेल्स सेल्स, बट जो कंपनियों को केवल सेल चाहिए प्रोडक्ट का, मार्केटिंग से उनका कोई मतलब नहीं कि ब्रांड स्टैब्लिश करना है या क्या करना है। इसके सेल के लिए वो जो चाहे वो तरीके इख्तियार करेंगे और जिस टाइप का चाहेंगे वो टाइप का प्रेशर वो माउंट करने का प्रयास करेंगे। एक चीज है, मैं थोड़ा सा आपसे बताऊं, मैं जो कानून बता रहा था 1954 का मेडिकल रेमेडीज एक्ट, जिसके तहत मेडिकल डिटेलर का नियुक्ति होता है। और इसके बाद एक कानून बना था सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976। दिस इज द लॉ which is meant for the self promotion employee only, that medical representative के लिए खाली ये कानून था। तो ये तीनों कानून के तहत ये काम पूरा का पूरा होता है। इसमें अगर एक मेडिकल रैप को कहीं ऐसी जगह पे, कहाँ हमारे काम करने का जगह कहाँ है, where the medical reps will work, they will work only in the doctor's chamber, they will meet the doctors in the hospitals or in the clinics only. So if you ban the entry of medical reps in the hospital, मतलब they are working, you are putting ban on our livelihood, on our work. That is what the real question before us. There are more than 3-4 lakhs medical reps are there. What will happen with them if the government will start issuing order like this? We are certainly going to challenge the court of law, which we have done also and earlier also. And we are also launching an agitation, an awareness campaign. We are also trying to meet the authorities, and we are putting all these questions before them, that how you can put a ban on our work, our livelihood. Our family is related with our livelihood. There are so many people who are associated with the self-promotion work. Even our managers are there. Even the people, those who are involved in the self-promotion work, the suppliers and other. There's a big chain. So it is going to create unemployment for a lot of people if such order will be pushed by the government, or they will try to implement in the hospitals. And it is not correct also as per the law, according to our understanding. फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब काम जाते हैं तो वो डॉक्टर से जब मिलते हैं, जब पेशेंट खत्म हो जाते हैं उसके बाद में उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे समय लेकर के मिलते हैं। मेडिकल रेप से मिलने बंद करने के बजाय अगर कोई है तो समय निर्धारित किया जाए। अभी भी टाइम निश्चित है। भोपाल में एम्स के अंदर 2 बजे के बाद में मेडिकल रेप्स मिलने के लिए डॉक्टर से जाते हैं। हम लोग 2 बजे के बाद जाते हैं, उसके पहले नहीं जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल लाजमी नहीं है और इसको लेकर के गवर्नमेंट को पुनर्विचार करना चाहिए। और हम भी कोशिश कर रहे हैं अथॉरिटी से बात करने की। इस प्रकार के आदेश जो है वो घातक है
और वो ये कह रहे हैं कि आप अगर नए प्रोडक्ट का अगर जानकारी डॉक्टर को देना है तो आप ईमेल कर दीजिए। डॉक्टर साहब के पास अभी ये सब पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए तो हम लोग जाते हैं। पर्सनल जो वैल्यू है वो अलग चीज है ना, ये चीज है। और आपने जो बताया कि डिटोरेशन आया है, बिल्कुल आया है। हम लोग, आपको याद होगा, हम लोग का ट्रेनिंग होता था, करीब 1 डेढ़ 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग होती थी। हमसे फिजियोलॉजी एनाटॉमी पूछी जाती थी, हमसे सिस्टम्स पूछे जाते थे, हमसे तमाम चीजें पूछी जाती थी, हमारे टेस्ट हुआ करते थे। अभी तो 2-3 दिन के अंदर ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उनको थोड़ा बहुत बता के और छोड़ देते मार्केट में कि आप जाइए और अपना सीखिएगा। और यही लोग बाद में मैनेजर्स भी बन रहे हैं। तो जो मेडिकल रैप ठीक से नहीं बन पाए वो अगर मैनेजर बन जाते हैं तब भी वो घातक सिद्ध होते हैं। तो इसलिए डिटोरेशन आया है, रिस्पेक्ट में भी कमी आई है और भीड़ भी बढ़ी है। एक चीज है कि उस वक्त इतनी कंपनियां भी नहीं थी, कम कंपनियां थी, इतनी क्राउड भी नहीं थी। ये एक बड़ी समस्या है। आई एग्री विद यू। यस। तो चलो भैया, एक जो चीज देखने में आ रही है कि अगर मान लो मेडिकल रेप नहीं तो फिर क्या, व्हाट इज द वे ऑफ मार्केटिंग द मेडिसिन? जो नई प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं या जो लॉन्चेस हैं प्रोडक्ट, उसके जो एसकेयूज जो आप लॉन्च करते हैं, जैसे मान लो टेबलेट है तो उसका सिरप आपको लॉन्च करना है, ड्राई पाउडर लॉन्च करना है, इंजेक्शन लॉन्च करना है। और आज के जमाने में जहाँ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी भी इज वन ऑफ द इनेबलर, लेकिन फार्मास्यूटिकल में या हेल्थ केयर में या मेडिकल या फील्ड में ये कितना ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा या होगा? क्योंकि डॉक्टर के पास में अगर आप देखें, एक तो उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। जिस तरीके की जो नए डॉक्टर को अगर आप देखें तो हॉस्पिटल जाते हैं रात को, फिर शाम को प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद यू एक्सपेक्ट देम टू रीड एंड ओपन द ईमेल एंड बाकी चीजें। एकमात्र साधन होता था, मुझे याद आता है कि एक मेडिकल रेप से बात करते करते वो बड़ा रिलैक्स फील करते थे कि चलो यार, दिस इज द टाइम टू थोड़ा सा अपने पेशेंट वेशेंट देख लिए बहुत सारे, उसके बाद में बैठ के थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, चेहरे पे एक स्माइल आएगी, थोड़ी बातें करेंगे। और बातें केवल डिजीज की बातें नहीं होती थी, मेडिसिन की बातें नहीं होती थी, उसके अलावा डॉक्टर किससे बात कर सकता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जहां तक मेरे जो रिलेशंस डॉक्टर्स के साथ में रहे हैं, और चलो भैया आपके भी जो रहे होंगे, और जो तमाम हमारे जितने भी जो मेडिकल रेप्स हैं, जो सीनियर्स हैं, वो उस चीज को समझ पा रहे होंगे कि डॉक्टर अपने दिल की बात खोल के उनसे उनसे कर सकता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी डेवलप दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द डॉक्टर। तो ये सारी चीजों की भरपाई या ये सारी चीजों को टेक्नोलॉजी कैसे सब्स्टिट्यूट कर पाएगी, इसके बारे में मैं आपको जानना चाहूंगा कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं भविष्य में। पंकज भाई, आपने तो ये मुद्दा तो खैर आपने बहुत बढ़िया छेड़ा है। साथ में अभी और कुछ लेटेस्ट चीजें जो मैं बताऊंगा आपको। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रोफेशन के ऊपर बार बार अटैक्स होते रहे हैं कि मेडिकल रैप्स क्यों जाएंगे और वही क्यों जाके डॉक्टर्स को प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान जैसे जैसे उसमें देश के अंदर जहां पर की वर्सटाइलिटीज है, प्रैक्टिस की भी है, मेडिसिन की भी है, वहां पर बिना मेडिकल रैप के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियों का काम नहीं चल सकता। ये वो कंक्लूड कर चुके हैं। ये प्रयास पहले हुए हैं, सिप्ला ने कोरियर मार्केटिंग शुरू की, और भी कुछ हुआ। कोविड के टाइम पे जो है वर्चुअल कॉल्स डॉक्टर को कनेक्ट करने का प्रयास किया गया, वीडियो ऑडियो भेजे गए, और बहुत सारे मशक्कत पूरी की पूरी इंडस्ट्री कर चुकी है। क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर एक बहुत बड़ा खर्चा भी होता है, तो उनको लगा कि ये कम खर्चे में हम किसी प्रकार से अपने प्रोडक्ट को डॉक्टर तक पहुंचा पाएंगे क्या। But this industry was unsuccessful. They have concluded that without the self-promotion employees, the medical representatives, they are unable to promote their products. This is what has been concluded. Now, again, after this COVID and this online system and other things is very accepted, and it was very widely used during the post-COVID era and during the COVID era also. That time also they have tried. They have tried to conduct the meetings also, doctors meetings also, but doctors, they don't have time. Hardly they are getting connected. So that is what they have decided, that medical reps are the only ways and means to promote their products, and they are promoting it here. But another danger has come in this particular profession. That is not only on the jobs of the medical reps, but this is going to affect rather the day-to-day working of the medical representatives, and it will increase their sufferings. The way the companies are misusing this technology. The AI segment, I think you need to study. We are also studying, and we have not concluded yet so many things. But what we came to know
that due to this rampant use of the AI, they are going to, handicap the entire brain of the brain and mind of the people. That is going to be happen in coming days. आप आज मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप किसी को बर्थडे का मैसेज टाइप करना हो तो आप खाली वो उसमें लिख दीजिए चैट जीपीटी के ऊपर, वो बहुत बढ़िया मैसेज आपको बना के दे देंगे और फिर पूछेंगे आपसे कि कुछ और आप लिखना चाहते हैं या कविता लिखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें अवेलेबल है उस सेगमेंट में। तो आप सोचिए दवाइयों के मामले में तो इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होने वाला है। लोग बोल देंगे चैट जीपीटी में मुझे बुखार आ रहा है और मुझे जो है एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। अभी छोटी सी अगर छुट्टी की एप्लीकेशन भी लिखना है मेल पे, तो वो जो बंदा एप्लीकेशन पहले एक लाइन में लिख करके 2 सेंटेंस में खत्म कर देता कि सर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड आई वुड लाइक टू गो फॉर अ लीव फॉर 2 डेज और 3 डेज। अभी वो चैट जीपीटी पे जाकर के पूरा टाइप करता है और उतना लंबा 10 उसको सेंटेंसेस का पूरा बंच मिलता है। और वो जब मैनेजर को भेजता है तो मैनेजर का दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये क्या है यार, मतलब जस्ट फॉर अवेलिंग द लीव फॉर 2 डेज ये इतने बड़े पैराग्राफ कैसे, इतना इंग्लिश इतना अच्छा कैसे हो गया। तो वो मैनेजर शॉक, फिर बाद में समझ में आता है कि यार ये सारी करामात चैट जीपीटी की है। लोग वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं लेकिन उसको कस्टमाइज करना भूल जाते हैं। तो आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि ये जो एक साइड इफेक्ट्स हैं और चैट जीपीटी, ये सारी टेक्नोलॉजी आप याद चैट करें, जीपीटी। आपको नंबर याद रहते थे, मोबाइल नंबर याद, लैंडलाइन के नंबर। बिल्कुल, हाँ। कई मित्रों के आज तक मुझे याद है, लेकिन अब कोई नंबर का हमको याद नहीं है। वैसी स्थिति हो जाएगी अभी ये आने के बाद में कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग को पूरा का पूरा पंगु बना दिया जाएगा। तो इसका यूज की बजाय मिसयूज ज्यादा हो रहा है। तो ये दवाइयों के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल में भी इसका यूजेस अभी शुरू हो गए हैं और चैट जीपीटी और एआई के माध्यम से दे आर इवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, which is actually far from the fact and realities, because when we go in the field there are so many things which is not in our control. See, when we are going to work, the traffic is not in our control. Even if the doctors are available, whether he will meet us or not, because many times he is not in the mood of giving the calls, he will say that I cannot give the call. So even if we could meet the doctors, it is not sure that he will prescribe your product. Even if he has prescribed your product, it is not sure that the chemist will give the same product to him. Even if the chemist desire to give your product, whether the product is available, properly supplied or not. So there are so many factors which is beyond the control of the medical and sales representative. But if the company's sale is not there, then only medical reps are held responsible for that. That is what the greatest setback for us. And through this AI and ChatGPT and various other this AI instrument, they are trying to judge the medical rep's job. They are trying to evaluate the job, and based on that, they are giving reward and punishment to the medical representatives. Many of the companies. Geotagging is also another painful area. Yes, geotagging, surveillance, and tracking of medical representative and conducting online meetings is absolutely illegal and encroachment in the privacy of a medical representative, where you are conducting a meeting online in his residence without providing him a proper ambience. Even they are not providing the device also. वो छोटा सा मोबाइल लेकर के वो लोग बेचारे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं आप कैमरा ऑन करिए और घर में भी बाकी लोग निकल रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग मच सैलरी, देयर हाउसेस आर स्मॉल, तो पीछे से निकल रहे हैं, आगे से निकल रहे हैं और उस पे मैनेजर लोग डांट भी रहे हैं उनको कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इट इज अ ह्यूमिलिएशन बिफोर देयर फैमिली मेंबर्स कंडक्टिंग ऑनलाइन मीटिंग्स at any point of time without issuing the prior notice and all. They will say that 9 o'clock you join, link पे link आ जाता है। Then they are tracking the locations. डॉक्टर्स आपके पास जाकर के आप उसी एरिया में जो डॉक्टर्स का वो खुलेगा आपका ऐप में, उनका नाम खुलेगा और उनका 25 मीटर के अंदर आपको रिपोर्ट डालना है। तो आप जब डालने के लिए जाते हैं रिपोर्ट, तो दे आर ट्रैकिंग द लोकेशन, द कंपनीज आर ट्रैकिंग द लोकेशन ऑफ मेडिकल रेप्स and giving this plea that you are our employee, we can track the location. Okay, but why you are tracking the location of the doctors also? Doctors, that is also an encroachment in the privacy of the doctors. कि वो कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, किस जगह हैं, तो ये तो गलत बात है ना। उसको लेकर के भी हम लोग अभी बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ में बातचीत किए थे। कहीं हैदराबाद और कई जगह पर जो आईपैड, जो जीपीएस एनेबल्ड डिवाइसेस है, उनको बाहर रखने के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर कि आप बाहर रख के आइएगा, आप
इसका सिविल लिख दीजिए। So this is all happening in the pharmaceutical industry. Tracking, surveillance. This is big encroachment in the privacy of the medical reps. Because of that, the medical reps are working under tremendous stress, tremendous anxiety, and because of that, their performance is getting affected also. तो इसका सॉल्यूशन क्या है चलो भैया? क्या आप प्रिस्क्राइब इस मामले में पर्टिकुलरली, क्या हमारे पास में एक प्रॉपर मैनुअल होना चाहिए, या कितना टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें हम लोग इसको अलाउ करेंगे, कितना डिसअलाउ करेंगे, क्या कितना, मतलब व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इट? क्या लगता है आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल, जो हमारे एफएमआरआई से या हमारे जो ये जो यूनियंस है उनसे क्या किसी कोई गाइडलाइन हम गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं? बिकॉज वी आर द ओनली पीपल, जैसे आप हैं, आपके जैसे सीनियर लोग हैं जो इसको इसके न्यूआंसेस को समझते हैं, छोटी छोटी जो इसकी जो तकनीकी है, टेक्निकल जो डिफिकल्टीज हैं, और जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द पर्सन। तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर आप उसी को खत्म कर देंगे, उसके एरिया बिजनेस मैनेजर, रीजनल बिजनेस, मतलब आपने पूरी की पूरी हायरार्की के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, और पूरी एक इंडस्ट्री के ऊपर खड़ा कर दिया। तो सेल्स प्रमोशन का जो बिजनेस है फार्मास्यूटिकल में, जो एक लोगों के द्वारा होता था, इससे इतने लोगों के परिवार, घर और सब कुछ चलता था, वो सारा का सारा एक स्टेक पे आ गया। तो चलो भैया, क्या लगता है आपको कि क्या इसके बारे में कुछ हमको एक ऐसा मैनुअल या ऐसा कुछ गवर्नमेंट को कुछ दिशा निर्देश देना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है आज के टाइम में? जैसे आपने बताया कि हम क्या मशवरा दें, खासतौर से खासतौर से टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुए हैं और जो नए चीजें आ रहे हैं, उनको किस प्रकार से कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, क्या उनका लिमिटेशन हो। तो मेरे जो कहना है कि ये तय करने वाले न तो हम हैं, न ये तय करने वाले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मालिक है, ये कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो है। ये ऑलरेडी तय है। देयर आर सर्टेन लॉज already enacted in the parliament, and the laws have been made by the government, and these laws have to be strictly implemented by the law and order keeping agencies, and everybody should abide by the law. So there are, there is a law of privacy, there is a privacy act. आपका इसके अलावा डाटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट है, डीपीपी एक्ट है 2023। इसके अलावा आपका साइबर सिक्योरिटी एक्ट है। इसके अलावा आपका और देयर आर सो मेनी एक्ट्स एंड लॉज आर देयर फॉर द यूजेस ऑफ इंटरनेट, फॉर द यूजेस ऑफ द डिवाइसेस, फॉर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम, सो मेनी थिंग्स व्हेन वी आर यूजिंग इट, सो लॉज आर देयर। आवर only and only demand with the employers of the pharmaceutical industry and with the government of India is this law has to be should be abided by all the pharmaceutical employers, and as a medical science representative we should also follow the law, and the government must take stringent action. Their machineries, the law and order keeping agency must be activated so that these companies do not have any chance to flout the laws, and for flouting the laws there must be some stringent punishment. That is not our minimum demand, and this is also not been taken care by neither by the government nor by the pharmaceutical industry. That is the biggest anxiety amongst all of us, and we are fighting for it. The medical and sales representatives, they are raising such issues on every forums, and through other means also they are trying to fight. We are also trying to coordinate with the doctors associations, IMA, and we are also trying to coordinate with the chemist association, because chemists, doctors, and the medical reps, this triangle actually is running the entire show in the pharmaceutical industry. And there are issues with the doctors also. This encroachment in the privacy and prescribing doctor to prescribe the generic medicines and so many other things. Apart from this, chemist के लिए भी आज देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग और बड़ा बड़ा जो चेन आ रहा है वो, और भी तमाम मुद्दे हैं। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम तीनों मिलकर के भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें हम सरकार की तरफ पहुंचाएं। अब इस प्रोफेशन को बचाने की जहां तक बात है, तो ये सवाल आज आपने किया, आज से 10 साल पहले भी मेरे पे किसी ने किया था, और जब मैं प्रोफेशन में आया था उसके 5 साल बाद जब कोरियर मार्केटिंग चालू हुई थी, तब भी ये सवाल बार बार हमारे सर पे आता है कि हाउ वेदर दिस प्रोफेशन विल रिमेन और नॉट। I told you that this industry has concluded that they cannot run their show without the medical representative. So this medical rep system in this country will remain for long period of time, forever rather. So as long as the system will be there, or branded medicines will be there, as long as this type of patient and doctor relation is there, as long as this
system of serving prescription by the retailers will be there. The medical reps will remain there. That they will be there. Only thing, because of this flouting of the laws, because of such malpractices, the medical reps are working under tremendous pressure. Their suffering has increased, and it is increasing day by day. And for that, we are demanding with the government, with the industry also, to implement the law. Just implementation of the law, nothing else. If you go outside somewhere, and if you cross this red light, you'll be fined. Or if you don't put your belt while driving, then you'll be fined. Then why these companies are left scot-free even after flouting such laws? That is what our big question, and the government has to take action. We request the Government of India, particularly the Director General of Health Services, to once again review their decision and rethink over it. There they can fix up some time for the medical reps, but totally banning of entry of medical reps is absolutely unjustified on our part. That is what our message. Thank you, Pankaj. Thank you so much, Shalubhaiya. I feel at this point of time for the medical rep and entire pharmaceutical fraternity, especially the sales promotion people, we all three need to really come together. Doctors, medical reps are there already there, and the chemist association people, and they should really make government realize the importance of this profession. And this will not run, cannot be run without the medical reps, which is important. And what you said, I also echo the same voice that the laws are there, but where is that the strict implementation of the laws? So government has to, become very strict, especially on some of the organization. Those are really not following the things and just, overruling the rules and regulations. Thank you so much, Shalubhaiya, for coming here and sharing your thoughts. बहुत बहुत धन्यवाद. और मुझे आशा है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल के जो दोस्त हैं उनको बहुत इससे मदद मिलेगी. और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि ये वीडियो को जितने लोगों के साथ हो सकता है शेयर करें, ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन जो हो रहा है, जो ग्राउंड पे रियलिटी जो है वो लोगों तक पहुंचे. और मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं. ऐसे बहुत सारे जो चैनल्स हैं, जो ऐसी चीजें हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज को उठाया जा सके. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you, Pankaj. Thank you. Wish you all the best. तो चलो